दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट में। आज की वीडियो में हम जानेंगे अपना लोकतंत्र का जो सेकंड पार्ट है उसको देखेंगे हम। पिछली वीडियो के अंदर हमने देख लिया था लोकतंत्र के प्रकार के बारे में, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में, और जो दूसरी चीज़ें जोड़ी हुई थी इससे वही चीज़ हम जान चुके हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैं जामिया मिल्लिया इस्लामी BA फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल थ्योरी और इसके अलावा जो दूसरे भी सब्जेक्ट है सबकी वीडियोस के लेक्चर पूरे कंप्लीट करूँगा। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें इसको। तो हम आज जानेंगे एक दलीय व्यवस्था के बारे में। ये लोकतंत्र का तीसरा प्रकार बताया गया है हमारी बुक के अंदर। तो ये क्या देखते हैं हम, ये साम्यवादी देशों के अंदर देखने को मिली है हमें, और ख़ासकर अफ्रीका, और अगर कुछ हद तक देखते हैं तो हम लैटिन अफ्रीका जो है, यानी कि जो हम साउथ अफ्रीका देखते हैं वहाँ पर भी ये व्यवस्था देखने को मिल जाती है हमें। और ये क्या है कि जो पश्चिम के पुराने देश हैं वहाँ पर भी एक तरह से मान सकते हैं हम स्थापित थी वहाँ पर ये। और बाद में क्या था कि कुछ समय बाद हम देखते हैं 16वीं से लेकर 18वीं की शताब्दी के बीच में तो कुछ परिवर्तन आते हैं, तो जो व्यवस्था होती है ये फिर ख़त्म हो जाती है वहाँ पर से ये। इसमें क्या होता है, जहाँ परंपरा, नागरिक अधिकार, संसदीय संस्थाओं एवं द्वि अथवा बहुदलीय व्यवस्था पर बल दिया गया, नए लोकतांत्रिक देशों ने इसको माना। जनता जो थी वहाँ की वो सपोर्ट करती थी, तो उसने इसको क्या करा गया, बाद में इसको माना गया। जैसे कि अफ्रीका के एग्जाम्पल हम देख लेंगे अभी आगे चल के, तो पहचान सकते हैं इस चीज़ को हम। जनजातियों, आर्थिक समानताओं, आर्थिक स्वतंत्रताओं तथा एक दलीय व्यवस्था पर अधिक बल दिया गया है। जो नए हम देखते हैं कि जो नए देश आज़ाद हुए, किससे, ब्रिटेन से, फ्रांस से, यूरोप के जो देश थे अधिक कब्जा कर रखा दूसरे देशों के ऊपर, साम्राज्य जब ख़त्म हुआ तो वहाँ की जनता ने इस चीज़ का समर्थन करा कि हमें फ़िलहाल एक दलीय व्यवस्था का स्थापित करनी चाहिए वहाँ पर, कि ताकि देश में माहौल ख़राब ना हो, हमारे जो राज्य है, जो देश है उसमें माहौल ख़राब ना हो, इसलिए व्यवस्था लागू की गई थी अक्सर देशों में। और जो साम्यवादी देश है वहाँ पर ही देखने को मिलती है हमें, जिसको कम्युनिस्ट कंट्रीज होती हैं, जैसे कि USSR था, सोवियत संघ था, वहाँ के देशों में, अधिकांश देशों में इस व्यवस्था थी। लैटिन अफ्रीका, अमेरिका, इसके अलावा और दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट्स में जो हम देखते हैं देश है वहाँ पर यह कायम है, आज भी है ये कुछ देशों के अंदर। तो हम ये देखते हैं कि जो एक दलीय व्यवस्था होती है ये किस बात पर आधारित होती है, कि किसी देश में की जनता की संप्रभु इच्छा का निवास एक नेता तथा उससे संबंधित अभिजन कुलीन वर्ग में होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ देखी जाती है कि एक वर्ग होगा, जो जनता है वो किसी एक वर्ग को या किसी एक नेता को, किसी एक पॉलिटिकल या फिर देखते हैं राजनीतिक पार्टी जो है उसका समर्थन करती हुई देखने को मिलेगी हमें यहाँ पर। वजह क्या है कि कोई दूसरी पार्टी यहाँ पर हो ही सकती नहीं है। जो राजनीतिक दल है उनके ऊपर क्या होता है, प्रतिबंध लगा हुआ होता है पहले से ही। ये अधिनायकवादी विचारधारा सबसे पहले कुछ राजतंत्रों और फिर तानाशाही देशों में व्यक्त किया गया है, जैसे कि राजतंत्र इंग्लैंड वगैरह में हम देखते हैं, ब्रिटेन में। और तानाशाही हमें 3 जगह देखने को मिल जाती है इस तरह के आधार के ऊपर, इस आधार के ऊपर, अधिनायकवाद के आधार पर। पहला है जर्मनी के अंदर हिटलर की, इटली के अंदर मोसोलिनी की, फिर हम देखते हैं सोवियत संघ के अंदर स्टैलिन की देखने को मिल जाती है हमें ये चीज़ें वहाँ पर, क्योंकि वो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, पूरी तरह से देश के ऊपर कब्जा एक तरह से हम देखते हैं अधिग्रहण कर लेते हैं हर संस्था का, और जो हर संस्था होती है उनके अनुसार ही काम करती है। अब कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी इसकी ओर आकर्षण होता हुआ देखने को मिल जाता है हमें। और जो कुछ लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं वो कहाँ होंगी, अमेरिका में, अफ्रीका में, खासकर दक्षिण अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में। इसमें क्या है, तानाशाही को सत्ता पर एक अधिकार चाहिए। जो तानाशाह होता है जो देश में एक अधिकार की बात करता है, जैसे कि हम चाइना में देखते हैं आज के टाइम में, या फिर दक्षिण और कोरिया में देखते हैं, उत्तरी कोरिया के अंदर, वहाँ पर यही हिसाब बिल्कुल, ताकि उसे कोई चुनौती ना दे सके, इसलिए वे अपने दल के अतिरिक्त अन्य सभी दलों को क्या करता है, भंग कर दे देता है यहाँ पर। जैसे कि हम जानते हैं चाइना के अंदर 6 या 7 दल है करीबन वहाँ पर, तो वहाँ पर एक ही दल है खास जो शासन करता है वहाँ पर। जो दूसरे दल है वो कहते हैं कि हम इनकी बात में निष्ठा रखते हैं, इन्होंने जो कहा वो सही है। और जो उत्तरी कोरिया है जहाँ किम जोंग उन है, वहाँ पर भी क्या है, चुनाव वहाँ पर भी होते हैं, मगर नेता ही एक होता है, तो क्या करती है जनता, चुनाव तो करती है, तो चुनाव हर बार उसी का होगा। तो ये क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं वो अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था, मगर क्या है वहाँ पर तानाशाही होती है। इन व्यवस्थाओं में भी जनादेश के मुखौटे के रूप में चुनाव करवाए जाते हैं, कि जनता को दिखाया जाए, जो दुनिया है उसको दिखाया जाए कि चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र भी है यहाँ पर। परंतु हम क्या देखते हैं, मतदाता होते हैं उनके समक्ष कोई विकल्प नहीं होता, उन्हें एकमात्र उम्मीदवार के पक्ष में ही मतदान करना पड़ता है।
बार बार यही चीज़ वहाँ पर होने को मिलती है हमें। इसका कार्य क्या है, लोगों में जो व्यवस्था होती है ये क्या करती है, लोगों के अंदर अनुशासन लाती है हमेशा, और आज्ञाकारिता का स्थापना करती है। ये जनता जो है, जो तानाशाह ने बात कह डाली उसकी बात को मानेगी जनता हमेशा, और अनुशासित रहेगी कि जो तानाशाह है उसके खिलाफ कोई विद्रोह ना हो, उसके खिलाफ कोई जाए ना। इसका संगठन और कार्यविधि राजनीतिक ना होकर सैनिक अधिक होता है यहाँ पर, क्योंकि ये शक्ति का प्रयोग करते हैं लोगों के ऊपर, लोगों की जो भावनाएं हैं उनको नहीं देखते। जो राजनीतिक अधिकार हैं उस पर ये दल व्यवस्था जो होती है काम नहीं करती, सिर्फ ये देखती है शक्ति का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। पार्टी के सभी कानून का स्रोत होती है यहाँ पर, तथा मानवीय सामाजिक जीवन का कोई भी पक्ष इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, क्योंकि ये हर चीज़ में हम देखते हैं दखलंदाजी करती है पार्टी। एक दलीय व्यवस्था में भाषण, अभिव्यक्ति, प्रेस, संघ बनाने की स्वतंत्रता के अधिकार का दमन कर दिया जाता है, क्योंकि अगर आप स्वतंत्र रहेंगे तो आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। तो ये हम देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए भी ये हाल होता है व्यवस्था के अंदर। या फिर हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पहले कायम होती है, फिर लोगों का राजनीतिकरण किया जाता है जो तानाशाह होता है उसके ज़रिए से, फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था को रखते हुए, ताक पे रखते हुए ये व्यवस्था कायम की जाती है हमेशा। एशियाई देशों में जनता की इच्छा पर आधारित एक दलीय व्यवस्था की स्थापना हुई थी। इनमें कुछ प्रमुख देश कौन से हैं, केन्या है, घाना है, कीनिया, ये अफ्रीकी देश हैं, ये अफ्रीकी देश भी हैं, ये अफ्रीकी देश होंगे बुक में, ये अफ्रीकी देश हैं ये हमारे। अफ्रीकी देशों में खास कर व्यवस्था स्थापित हुई थी, कीनिया, तंजानिया और मैक्सिको, तुर्की यूरोप का आ गया, यूरोप इसी दोनों में आता है, मैक्सिको दक्षिण उत्तरी अमेरिका में आता है। तंजानिया में हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, और मैक्सिको का एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा तो आपको 12वीं कक्षा की किताब के अंदर ये एग्जाम्पल आपको जो उदाहरण है देखने को मिल जाता है कि वहाँ पर एक राजनीतिक व्यवस्था है, मतलब एक पार्टी है, शुरू से लेकर आज़ादी से लेकर आज तक एक ही पार्टी है, मगर चुनाव उसके भीतर होते हैं। आपको चुनाव करने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार है, चुनने का अधिकार पूरा है वहाँ पर, मगर आप जो पार्टी है वो एक ही होगी वहाँ पर, और नेता उसके अलग अलग होंगे। तंजानिया में एक पार्टी होती है तानू नाम की, उसका मात्र जो होता है वो ही पार्टी पूरी तरह शासन कर रही है, और जो मतदाता होते हैं उनको अधिकार तो होता है किसका वोट डालने का, मगर उनके समक्ष क्या होता है, पार्टी एक ही होती है, जो उम्मीदवार होते हैं पार्टी के बहुत सारे होते हैं। क्या करती है पार्टी, बहुत सारे मतदाताओं को खड़ा कर डालती है यहाँ पर, मगर देखने को क्या मिल रहा है, व्यवस्था कौन सी है, एक दलीय व्यवस्था ही यहाँ पर है लोकतंत्र के अंदर। और केन्या में क्या है, 1969 सरकार ने एकमात्र विपक्षी दल केन्या अफ्रीकन पीपल यूनियन को क्या करते हैं, प्रतिबंध लगा डालते हैं और ख़ुद शासन कर रहे हैं। और अफ्रीकी देशों में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, आज भी है, और जो लैटिन अमेरिकन देश हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र के संस्थापित और समकालीन दृष्टिकोण, मतलब उदारवाद, मार्क्सवाद के आधार पर या बहुलवाद के आधार पर जो विचारधाराएं हैं उनके आधार पर क्या है लोकतंत्र, या उनके आधार पर व्यवस्था लागू की जाती है लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो कैसे स्थापित होती है वो। उदारवादी लोकतंत्र आधुनिक लोकतंत्र की मुख्य धारा को उदार लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। ऐसे लोकतंत्र हम देखते हैं, ये हम जान चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर, जहां हमने देख लिया था कि प्रतिनिधित्व मतलब उदारवादी प्रतिनिधित्व जो लोकतंत्र वाले प्रणाली थी उसके बारे में, तो वही चीज़ है ये। लोकतंत्र अलग शब्द है और उदारवाद अलग शब्द है। लोकतंत्र कहता है कि लोगों को शक्ति मिले राज करने की, मतदान के ज़रिए से, चुनाव हो उसके जैसे उनको मतदान करने से शक्ति मिलनी चाहिए लोगों को यहाँ पर। और जो उदारवाद होता है वो कहता है लोगों को अधिकार मिले, उनकी शक्ति जो है इस्तेमाल हो, उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। जब दोनों मिल जाते हैं आपस में तो बनते हैं उदारवादी लोकतंत्र या उदार लोकतंत्र। और अगर आज के समय में हम देखते हैं कि क्या है, आधुनिक युग में क्या होता है कि उदारवाद जो है दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। और जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की तो हम उदारवादी लोकतंत्र के बारे में ही बात कर रहे हैं। जैसे भारत के अंदर क्या है, उदारवादी लोकतंत्र है यहाँ पर कि बहुत सारी पार्टी है, मिश्रित सिस्टम फिर भी यहाँ पर है, मगर उदारवादी सिस्टम चलता था हमारे यहाँ पर। उदारवाद और लोकतंत्र के संयोग में ऐतिहासिक परिस्थितियों का विशेष हाथ रहा है कि जब ये जुड़े, पहले उदारवाद अलग था, लोकतंत्र की व्यवस्था जो थी, दोनों अलग अलग चीज़ों की स्थापना शुरुआत होती है, इनकी बाद में जुड़ जाती हैं ये। 17वीं शताब्दी के उदारवाद के ने समाज के जीवन में पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, जिसमें उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधन पूंजीपतियों के हाथ में केंद्रित हो गए। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो मार्क्सवाद है या फिर हम देखते हैं साम्यवाद, समाजवाद है, बिल्कुल उसके ये विपरीत व्यवस्था है। वो कहते हैं कि राज्य के अधिग्रहण में होना चाहिए या फिर जो पूंजीपति हैं उनके हाथ में कम से कम ना हो ये चीज़ है। मगर इसमें क्या हुआ
कि जो पूंजीपति हैं उनके हाथ में समाज की इत्यादि जो चीज़ें हैं, आर्थिक जो व्यवस्था है, सिस्टम है पूरा, वो उनके हाथ में चले जाता है, पूंजीपतियों के हाथ में यहाँ पर। इससे क्या होता है, तेज़ी से क्या होता है, औद्योगिकरण औद्योगिकरण होता है, शहरीकरण को बढ़ावा मिल जाता है। इससे क्या होता है कि परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो बड़े बड़े कामगार होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो शहरों में आ जाते हैं यहाँ पर। और जो प्रतिस्पर्धा जो देखते हैं हम, कंपटीशन जो होता है वो समाज के अंदर शुरू हो जाता है। इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अधिकार हैं, जो मजदूर होते हैं, उनके जो अधिकार हैं उनका कहीं ना कहीं पर हनन होना शुरू हो जाता है। तो वो जो लोग हैं वो जानते हैं कि संख्या में हम ज़्यादा हैं, और जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो बात को मानेगी हमारी, क्योंकि उसको हमसे काम है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं जाएगा, रेवेन्यू नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को। तो वो क्या करते हैं, बात करने लग जाते हैं अपने जो अधिकार हैं उनकी, और आवाज़ उठाते हैं। फिर आखिर में जो सरकार होती है उनके जो अधिकार होते हैं उनको क्या करती है, मान्यता दे डालती है बाद में चल के। और इस तरह जो उदारवादी लोकतंत्र होता है उसकी स्थापना हमें देखने को मिल जाती है। दूसरे स्वरूप देखते हैं हम यहाँ पर आगे चल के क्या बताया गया है, सम्राटवादी लोकतंत्र। सम्राटवादी लोकतंत्र मतलब एलाइट डेमोक्रेसी, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि समाज के अंदर कोई एक वर्ग विशेष होगा, उसका शासन होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था के होते हुए भी। यहाँ पर इसमें क्या देखने को मिलता है कि समाज में दो वर्गों में बांटा गया है समाज को। इसके अनुसार एक वर्ग क्या होता है, जो पढ़ा लिखा है, धनी है, सुनिश्चित है, सुशिक्षित होगा। तो जो दूसरा वर्ग जो होगा वो पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर वो गरीब है, कमज़ोर वर्ग देखने को मिलता है हमें इस व्यवस्था के अंदर। तो वो क्या कहते हैं, जो विचारक जो मानते हैं इस व्यवस्था को, कहते हैं कि ये सम्भ्रात वर्ग है। जो सम्भ्रात वर्ग है, जो पढ़ा लिखा है और पैसे के मामले में या फिर धनी इंसान है ये बहुत ज़्यादा। और ये क्या है, इस वजह से क्या होता है कि अपनी सूझबूझ का ये लोग इस्तेमाल कर पाते हैं और शासन व्यवस्था को सही जगह चला पाते हैं यहाँ पर ये। इसलिए इस व्यवस्था को लागू किया गया था। कहाँ पर, इंग्लैंड में हमें खासकर व्यवस्था देखने को मिल जाती है, कुछ वक्त की नहीं रहती है मगर होती है व्यवस्था। जो दूसरे देश हैं यूरोप के, वहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाती है। जो एलेक्जेंडर हैमिल्टन जैसे जो विचारक होते हैं वो क्या कहते हैं, समर्थित कुलीन लोकतंत्र मॉडल का तर्क है। ये कहते हैं कि जहाँ पर समर्थन मिलता है लोगों को, सही तरीके से मिल जाता है, वो लोकतंत्र का ही मॉडल होता है। इसमें भागीदारी क्या है, अत्यधिक प्रवृत्ति की होगी तो, मगर छोटे जो वर्ग होगा वही शासन कर सकता है। इसमें जो एलाइट, जो सम्भ्रात वर्ग है, आप सिर्फ उसके सदस्यों को वोट डाल सकते हैं, या उसके जो मुखिया जो होगा उसके लिए आप वोट डाल सकते हैं, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। इसलिए जो दूसरे जो हम देखते हैं, जो समर्थन करते हैं लोग इसका, वो कहते हैं कि जो लोकतंत्र है वो भीड़ तंत्र है, क्योंकि वहाँ सब लोग डाल सकते हैं वोट। उनका मानना है कि दूसरे लोग जो हैं वो इस लायक नहीं है कि वो व्यवस्था को चला पाएँ सही तरीके से। इसीलिए सम्भ्रात वर्गवादी जो लोकतंत्र है वो होना सबसे बेहतर है समाज के लिए। जन सामान्य के नेतृत्व के गुणों एवं उत्तरदायित्व की भावना का नितांत अभाव रहता है। जो जनसंख्या है, जो बड़े संख्या जो लोग हैं वो जान नहीं पाते चीज़ों को, वो क्या होते हैं, जो सम्भ्रात वर्ग होता है उसी की बातों को उनको मानना पड़ता है। इसके बारे में विल्फ्रेड पेरेटो के अनुसार क्या होता है, उन्होंने बुक लिखी थी अपनी द माइंड एंड सोसाइटी में। उन्होंने विचार रखा कि समाज अनिवार्यतः दो वर्गों में बटा होता है, सम्भ्रात वर्ग और दूसरा कौन है, सामान्य वर्ग, जो अभिजात्य वर्ग भी कहलाता है। यहाँ पर सम्भ्रात वर्ग में वो लोग आते हैं जिनके क्या है, कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च योग्यता रखते हैं। तो इनका मानना यही आ जाता है कि ये लोग जो हैं कार्य क्षेत्र में क्या है कि जैसे हम कह सकते हैं कि योग्यता रख सकते हैं, समझदार लोग हैं, सही से चला सकते हैं व्यवस्था को ये लोग, इसलिए ये शासन करने लायक हैं। जो दूसरे लोग हैं वो इस लायक नहीं होते। यहाँ पर प्रतिबद्धता चलती रहती है। यहाँ पर ये चीज़ बताते हैं कि सम्भ्रात वर्ग के भीतर भी क्या होता है, स्वयं सत्तारूढ़ सम्भ्रात वर्ग के और गैर सत्तारूढ़ सम्भ्रात वर्ग के मध्य क्या है, सतत प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। मतलब कंपटीशन इनमें होता रहता है यहाँ पर दोनों के बीच। मतलब दो वर्ग मान लो, या फिर वर्ग के अंदर जो सम्भ्रात वर्ग है उसमें कुछ लोग होंगे, उनके बीच कहीं ना कहीं कंपटीशन आपको देखने का मिलेगा। जिसके पास सत्ता है दूसरा वर्ग जाएगा उसको हटा के मैं आ जाऊँ यहाँ पर। मतलब कंपटीशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। किसके लिए, राज्य की शक्तियों को अपने इस्तेमाल करने के लायक बनाने के लिए। समय के परिवर्तन के साथ क्या होता है, गैर सत्तारूढ़ जुझारू होता है, वो जो प्रांत सत्तारूढ़ जुझारू होता है उसको हटा देता है और ख़ुद क्या होता है, सत्तासीन हो जाता है। और जो दूसरा जो होता है, जो मतलब जो पे शासन कर रहा वर्ग होता है उसको या उसके ख़ानदान को पूरी तरह से ख़त्म करवा देता है यहाँ पर।
मास्का के अनुसार उन्होंने बुक लिखी थी द रूलिंग क्लास, जिसको वही बात है कि जो सम्राट वर्ग की रूलिंग क्लास ही बोलते हैं ये। वही बात इन्होंने कहा है कि लोग जो हैं दो वर्गों में बटे हुए हैं, शासक है और शासित है। शासित मतलब जो जनता है, आम शासक कौन है, सम्राट वर्ग है। धनी है जो शासक वर्ग है, संपत्ति है, शक्ति है, और जो सम्मान से संपन्न होता है ये। तो दूसरा जग जो है वो कमज़ोर है, वो शासन करने लायक नहीं है इनके अनुसार भी। चाहे कोई भी शासन प्रणाली अपनाई जाए, सम्राट वर्ग न किसी हथकंडे द्वारा शक्ति क्या करता है, हथिया लेता है। इनका मानना ये है। परेटो और मास्का के सम्राट वर्गीय सिद्धांतों के बीच मुख्य अंतर यह है कि परेटो जहां सम्राट वर्ग का मुख्य गुण उसकी योग्यता बुद्धिमत्ता को मानता है, वही मास्का संगठन क्षमता को विशिष्ट गुण मानता है। कहता है जो परेटो जो होते हैं वो कहते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता होती है, योग्यता होती है उनके अंदर, वही मास्का कहते हैं कि संगठित होते हैं ये लोग। जर्मन विद्वान रॉबर्ट मिशेल्स के अनुसार उन्होंने बुक लिखी थी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज, गुटतंत्र के लोगों के नियम का निरूपण किया उन्होंने कहा, हम आगे देखते हैं इस चीज़ को। उसने ये तर्क दिया कि अधिकांश मनुष्य स्वभाव से जड़, आलसी और दास मनोवृत्ति वाले होते हैं, जो अपना शासन स्वयं चलाने में असमर्थ है। यहाँ पर जो जनता है वो असमर्थ है, इसलिए क्या है नेतागण क्या करते हैं, अपनी बाफटता मतलब तेज़ जुबानी बोलेंगे इसको, तो लोग क्या क्या कर सकते हैं, जो भावनाएं होती हैं उनके साथ खिलवाड़ करते हैं यहाँ पर, और सत्ता पर जाके खुद बैठ जाते हैं, आसीन हो जाते हैं। जनता उनका समर्थन भी करती है। लोकतंत्र यहाँ पर व्यवस्था कायम यहाँ पर रहती है। लोकतंत्र में जो सम्राटी वर्ग जो होता है वो शासन करने बैठ जाता है। मैक्स वेबर ने सम्राट वर्गीय सिद्धांत से प्रभावित होकर लोकतंत्र को नई परिभाषा देने का प्रयत्न किया। उनके अनुसार क्या है, लोकतंत्र को जनसाधारण के द्वारा शासन मानना उपयुक्त नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कई तरह से व्यवस्थाएं कायम हो रही हैं। क्योंकि सम्राटवादी व्यवस्था आ जाती है, कहीं पर हम देखते हैं बहुलवादी आएगी, कहीं पर हम देखते हैं कि कट्टरवादी व्यवस्था आ जाती है इसमें। अतः उसने लोकतंत्र को राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा की संज्ञा दी। उन्होंने कहा शक्ति के लिए क्या है, यहाँ पे कंपटीशन होता है। वेबर ने क्या कहा कि लोकतंत्र वर्ग में 3 उपयुक्त उपवर्गों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर पारंपरिक, करिश्माई और विधिक तर्कसंगत। आगे जो अब दूसरा विचारक जो आते हैं वो हैं जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार कि हम देखते हैं कि ये सच है कि लोकतंत्र में राजनीतिक निर्णय नेताओं के द्वारा किए जाते हैं, जनसामान्य के द्वारा नहीं। हालांकि जो जनसामान्य है उसके द्वारा नहीं होता, परंतु जनसामान्य का वोट प्राप्त करने के लिए वह नेता में खुली प्रतिबद्धता होती है यहाँ पर। अतः अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा लोकतंत्र की खूबी यह है कि इसमें सम्राट वर्ग असीम सत्ता का प्रयोग नहीं कर पाता, क्योंकि शक्ति जो है वो सामान्य वर्ग के हाथ में ही रहती है। वो चुनाव करता है इसका, क्योंकि 2 वर्ग बताए गए हैं इसके अंदर, या फिर जो सम्राट वर्ग है उसके अंदर प्रतिस्पर्धा आपस में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। इसके विपरीत वह राजनीतिक बाजार में अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक नीतियों का और कार्यक्रम प्रस्तुत करने का प्रयास करता है सम्राट वर्ग जो होता है यहाँ पर। इसके हम अब देखते हैं जो सम्राटवादी जो लोकतंत्र है उसके कुछ उदाहरण क्या है यहाँ पर। अलेक्जेंडर कॉलेज की संरचना में आज हम अभिजातीय लोकतंत्र का प्रभाव देख सकते हैं, जो खासकर हम देखते हैं कि बड़ा ग्रुप है वो यहाँ पे शासन कर रहा है, रूल चला रहा होता है यहाँ पर। हालांकि लोग लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज हम देखते हैं अमेरिका के अंदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अमेरिका में क्या होता है, जनता चुनती है इलेक्टोरल कॉलेज को, फिर वो चुनते हैं राष्ट्रपति को अपने हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि जो वर्ग विशेष है वो चुन रहा है किसी और को आगे चलकर। तो ये सम्राट वर्ग जो है डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट यहाँ पर उसका हस्तक्षेप देखने को हमें मिल जाता है। और यहाँ पर जो अमेरिका है उसमें 3 बार ऐसा हुआ है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसने चुना है नेता को, 2 बार हुआ है कि जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से प्रभावित किया गया है उसको। अगला जो हम प्रकार देखते हैं अपनी किताब के अंदर वो है बहुलवादी लोकतंत्र, यानी कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे समूह हैं समाज के अंदर। और ये चीज़ हमने शायद पीछे भी देखी होगी वीडियो के अंदर। तो उसमें हमने देखा था कि बहुलवाद क्या बात कहता है कि जहाँ पर समूह है समाज के अंदर, बहुत सारे समूह होंगे, एक से ज़्यादा जो शासन कर रहे होते हैं समाज के अंदर। समूहों की भूमिका में बल देता है ये, मतलब जो समाज के अंदर समूह होंगे, हित समूह बोल सकते हैं इनको हम। इंग्लिश की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था, इसके अंदर इंग्लिश मीडियम की वीडियो बना रखी है मैंने,
उसमें हमने इस बारे में डिस्कस करा था कि बहुलवाद के अंदर क्या होता है, बहुत सारे समाज के अंदर स्वार्थ साधक ग्रुप होते हैं, मतलब इंटरेस्ट ग्रुप बोलते हैं इनको, जिनका अपना हित होता है, हितार्थक ग्रुप भी बोल सकते हैं इनको हम। तो ये ग्रुप के ऊपर जो समूह होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, कैसे निर्धारित होता है ये व्यवस्था। लोकतंत्र का बड़ा सिद्धांत का मानना ये है, ये मानता है कि राज्य के अंदर अनेक स्वतंत्र समूह होते हैं जो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से। इनका मानना है समाज के अंदर ग्रुप तो हैं, समाज के अंदर समूह बहुत सारे हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करें या अप्रत्यक्ष रूप से। इसमें क्या कहते हैं कि ये जो बहुबल सिद्धांत की उत्पत्ति अभिजन सिद्धांत के आंशिक प्रक्रिया से हुई है, ये अलग सिद्धांत है जो अभिजन सिद्धांत है। बहुलवाद क्या मानता है कि राज्य के अंदर विभिन्न संस्थाएं होती हैं, जैसे सामाजिक व्यवस्थाएं होंगी या चर्च होगा, विश्वविद्यालय है, प्रेस है, किसानों के समूह हैं, जो वर्किंग क्लास है उनके होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं उनके ग्रुप होते हैं, और ये क्या है, शक्तिशाली होते हैं कहीं ना कहीं पर, और इनको भागीदारी मिलनी चाहिए व्यवस्था के अंदर। जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। तो ये मानते हैं कि इनके बीच क्या है, भूमिका निभाते हैं, और इनको कहीं ना कहीं से जो शासन व्यवस्था होती है उसमें भागीदारी करने का मौका इनको मिलना चाहिए। जो बहुलवादी होते हैं उनके अनुसार क्या है कि सत्ता क्या है, विखंडित है। जो सत्ता कह सकते हैं हम, सत्ता का विकेंद्रीकरण या फिर संकेंद्रण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो होता है, क्योंकि सत्ता क्या है किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं है। और दूसरा ये है कि सत्ता क्या है, जो सरकार है उसके भी कई चरण देखने को मिलते हैं हमें इस व्यवस्था के अंदर, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये, तो ये चीज़ हमें देखने को इसमें मिल सकती है। प्रतियोगी, सार्वजनिक और निजी समूह की साझेदारी बढ़ गई है इसमें। जो हम देखते हैं सार्वजनिक समूह हो चाहे निजी समूह हो, सबकी भागीदारी इसमें होती है। उच्च स्थानों पर आसीन लोगों के पास पूर्व की भांति सत्ता नहीं रहेगा, क्योंकि वे मुख्य रूप से परस्पर विरोधी स्वार्थों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने लगे हैं। समाज के अंदर क्या है, बहुत सारे समूह हैं, तो जो लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं, जो सत्ता पे काबिज हुए हुए हैं, जो मतलब सरकार है हमारी एक तरह से, उसका काम अब यही रह गया है ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई जो बहुत सारे समाज के अंदर ग्रुप हैं उनके बीच तालमेल बिठाए वो। विभिन्न समूह अपने नेताओं के माध्यम से मध्यस्थता करते हैं और इसके ज़रिए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व हो जाता है। जो समूह हैं वो क्या करते हैं, मध्यस्थता करते हैं बहुत सारे अपने लोगों में। इससे क्या होता है, उनमें एक जो नेता भर के आता है या फिर प्रतिनिधित्व हो जाता है उनका। मतलब जो बहुत सारे गुमसुलभ समूह होते हैं उनके अंदर, वो अपने किसी एक नेता का प्रतिनिधित्व कर डालते हैं, वो जाके बात करता है, फिर उन जो समूह होते हैं आपस में सब लोग मिलके नेता। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य अपने अपने सदस्यों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना और उसे पहुंचाकर राजनीतिक नीतियों और निर्देशों को अपने अपने प्रभाव में प्रभावित करना, इनका प्रयत्न करना होता है यहाँ पर। मतलब इनका मानना है सरकार तक बात को पहुँचाएंगे हम अपनी, जो सरकार है फिर नीति बदले हमारे हिसाब से। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जो किसान समूह है उन्होंने प्रदर्शन करा, जो आंदोलन उन्होंने बहुत टाइम तक करा, एक सारा आंदोलन करते हुए हो गया उनका, और अब देखिए सरकार ने कानून पर लेने की घोषणा कर डाली है। बहुलवादी संगठन में क्या होता है, बहुलवादी क्या होता है, ऐसे संगठनों को लोकप्रिय सरकार का प्रतियोगी नहीं बल्कि पूरक मानते हैं। कि प्रतियोगी नहीं है, प्रतियोगिता नहीं कर रहा है, मगर ज़रूरत को पूरा करने वाले होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग जो इच्छाएं हैं सरकार नहीं जान पाती है व्यक्ति की इच्छा को, तो ये क्या करते हैं, जो व्यक्ति की जो इच्छा होती है समूह के जो नेता होते हैं सरकार तक पहुँचा देती है आसानी से। जैसे कि मजदूर संघ, वाणिज्यिक संघ, इसके बहुत सारे संघ बताए गए हैं, उपभोक्ता संघ है, किसान संघ है, महिला संघ है। ये अपनी निष्ठा होती है इनकी, और ये संस्थाएं जो होती हैं, जो संगठन होते हैं, लोगों से मांग करते हैं कि आप हमारे लिए निष्ठा रखिए फिर हम आपका काम करवाएंगे। परंतु वो शक्ति के प्रयोग की सरकार के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं करते सरकार से, या फिर जो किसी पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं हम उससे ये क्या करते हैं, सब जो हम देखते हैं कंपटीशन नहीं करते हैं यहाँ पर। ये इस प्रकार नागरिक के बीच संपत्ति, शिक्षा और सत्ता के असमानता को निम्न प्रभावित किया जा सकता है, निम्न प्रभावित कर दिया जाता है, क्योंकि प्रभावित कम होता है, क्योंकि संगठन और सरकार जो है से आशा करते हैं कि अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, और इससे लोकतंत्र अधिक वास्तविक बनता है, और इस अर्थ में अधिक व्यवस्था भी व्यवहार्य होता है। जो काम कर रहे हैं वो सही तरह से लागू कर सकते हैं हम। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है हमारे भारत के अंदर, छात्र संघ है, फिर किसान समूह है, यहाँ पर कामगार समूह है, और उद्योगपति समूह है। इनकी मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, मजा के देख सकते हैं उन वीडियो को, ताकि मतलब समझने में आसानी हो सके आपको आसानी से। और
इनकी अवधारणा क्या होती है कि विकास मुख्य रूप से अमेरिका में हुआ है। लोकतंत्र का बहुलवादी अवधारणा का विकास हम देखते हैं अमेरिका में हुआ है। जो रॉबर्ट डाहल हैं उनका खासकर इसमें हम देखते हैं पार्टिसिपेशन है इसमें, जो पेथस हैं बाकी और दूसरे रॉबर्ट डाहल हैं, वी हैं, लिपसेट हैं, उन्होंने भी करा है। मगर जो रॉबर्ट डाहल ने जो बुक लिखी है, अपनी जो कृति थी उनकी सबसे खास कर उसको माना जाता है। इसमें लिखा था प्रिंसिपल टू डेमोक्रेटिक थ्योरी। इसमें बताते हैं वो अपने इसके बारे में। उन्होंने कहा कि समाज के अंदर कम से कम 3 समूह का होना ज़रूरी है, तो व्यवस्था कहलाती है बहुलवादी व्यवस्था, और यही सच्चा लोकतंत्र है इनके अनुसार। उनका तर्क है कि राजनीतिक सत्ता उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई पड़ती है। ये विभिन्न समूहों, संगठनों, वर्गों और संघों समेत अभिजन वर्ग जो आमतौर पर समाज के प्रतिनिधित्व को नेतृत्व प्रदान करता है के बीच बटी हुई, मतलब समाज की जो शक्ति है राज्य की वो बटी हुई है बहुत सारे लोगों के अंदर। विभिन्न स्वार्थ समूह अपनी मांगों को सीधे तौर पर प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल जो होते हैं के माध्यम से पेश भी करते हैं, वो अपना भी बात कर सकते हैं। अपनी जो दल है, राजनीतिक दल होता है, वो समर्थन करता है इनका। बहुलवादी लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि ये एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें नीति विभिन्न समूहों के पारस्परिक परामर्श और विचार के आदान प्रदान द्वारा निर्धारित की जाती है, क्योंकि कोई भी समूह या अभिजन वर्ग इतना शक्तिशाली नहीं है या फिर सशक्त नहीं है कि वे अकेले सरकार का पर इतना दबाव डाल सके कि उसकी सारी मांगें पूरी कर सके। मतलब क्या है कि आपको जो राजनीतिक प्रणाली है उसमें समूह जो बहुत सारे हैं उनको मिलके बात करनी पड़ेगी कि हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, फिर सरकार पे दबाव डालेंगे, फिर सरकार काम करेगी। अगर मैं चाहूँ कि अपना आप कर लूँ या मेरा जो समूह होगा वो कर लेगा अपना आप, तो नहीं हो पाएगा, कि बहुत सारे समूह को मिलना पड़ेगा इस काम के लिए। लेकिन बहुलवादी सिद्धांत क्या है, उनकी मान्यता ये होती है, जो सिद्धांतकार जो होते हैं उनकी मान्यता ये होती है, सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र में अपने हित को संगठित कर और उन्हें साधने के लिए वैधानिक अवसर और आर्थिक सुविधाएं प्राप्त हैं। कि समूह की ज़रूरत आपको है मगर आप खुद भी कर सकते हैं ये चीज़। जो बहुलवादी विचारक जो होते हैं राजनीति को व्यक्ति के बदले समूह के बीच निश्चयों की प्रक्रिया मानते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति बीच नहीं है, ये जो समूह है उनके बीच होता है, और घोषणा करते हैं कि जो लोकतंत्र है सर्वोत्तम तरीके से तभी काम करता है जब नागरिक अपने विशेष हितों के समर्थक समूह से जुड़ जाते हैं। लोकतंत्र कब काम करता है इनके अनुसार, जब हम जुड़ जाते हैं अपने स्वार्थ के या अपने मतलब के हिसाब के ग्रुप से। मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए स्टूडेंट का ग्रुप जो ग्रुप होगा बेहतर है। टीचर हूँ तो टीचर वाला ग्रुप बेहतर है मेरे लिए। किसान हूँ तो किसान वाला ग्रुप बेहतर है मेरे लिए। अब सारे समूह और उनके सदस्यों को स्वीकार करना चाहिए कि चुनाव राजनीतिक निर्णयों में विशाल समुदाय और की सहभागिता का कारगर हथियार है, कि चुनाव सबसे बेहतर तरीका है इसमें। इसकी जो परिभाषाएं देखते हैं, सबसे पहले परिभाषा जो दी है उन्होंने दी थी पेथस ने। बहुलवादी लोकतंत्र एक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें राज्य की सत्ता बड़ी संख्या में निजी समूहों के या समूह हितों के पास होती है और संगठन द्वारा साझी की जाती है। समाज के अंदर बहुत सारे समूह हैं, हित समूह बोल सकते हैं उनको हम, या फिर संगठन होंगे बहुत सारे, उनकी शक्ति जो होती है बटी हुई होती है। वो क्या करते हैं, शक्ति को बांटते हैं आपस में, और जो परिणाम निकल के आता है फिर व्यवस्था कायम होती है लोकतंत्र की। ड्यूबरेज ने क्या कहा कि निर्णय केंद्रों की बर्बादी का परिभाषा करता है ये। इन्होंने कहा कि जो निर्णय होता है तो बहुत सारे समूह होते हैं उनके अनुसार होता है यहाँ पर। ट्रूमैन कहते हैं कि विविध हित समूह के बीच बहुवादी संघर्ष है, कि बहुत सारे समूह हैं उनके बीच संघर्ष है, सत्ता का नहीं अपने निर्णयों को मनवाने का। एस.एम. लिपसेट ने कहा कि राजनीतिक शक्ति समाज के विभिन्न हित समूहों, संघों, वर्गों और संगठन और उनका नेतृत्व करने वाले अभिजन वर्ग के बीच बटी हुई होती है। मतलब वही बात कह रहे हैं कि बहुत सारे शक्तियां हैं वो बटी हुई हैं आपस में समूहों के अंदर। अगला जो हम देखते हैं वो पॉइंट ये है कि लोकतंत्र में बहुलवादी सिद्धांत के विरुद्ध उठाई जाने वाली आपत्तियां क्या होती हैं। पहली आपत्ति क्या है कि बहुलवादी सिद्धांत ये मानता है कि इस मान्यता पर आधारित है कि अलग अलग समूह के बीच क्या है, टकराव के फलस्वरूप उन हितों अथवा अंश को प्रोत्साहित कर मिलता है जो स्वीकार के लिए योग्य है। मतलब जो बात मनवाना चाह रहे हैं आप, वो जब हो सकती है जब आप संघर्ष करेंगे समूहों के बीच। मगर इससे क्या हो सकता है कि समाज के बीच क्या है, लोग कभी कभी क्या देखते हैं कि टकराव के कारण क्या होता है, स्थिति और गठिया रोध जो होता है वो हाथ बन, मतलब
टकराव की स्थिति बन जाती है कि जो समूह होते हैं आपस में हथियारों का भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं। और जो अगला हम देखते हैं उसका जो हम देखते हैं उदाहरण क्या दिया गया है, ये सूत्र वाक्य है कि लोग अपने हितों को सीधे तौर पर पूर्ति चाहते हैं, लेकिन वे स्वार्थ और सदा सत्य नहीं होते। लोग राष्ट्रवादी अथवा अन्य अभिप्रेरणाओं से भी संचालित हो सकते हैं। इसमें माना जाता है कि जो लोग होते हैं अपना जो हित है डायरेक्ट मनवा सकते हैं सरकार से, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। और कई बार जो उनका हित होता है, जो मनवा रहे होते हैं, वो देश के हित में नहीं होता। इसी बारे में कहते हैं माइकल माउगोलिस के अनुसार बहुलवादी सिद्धांत समाज के सिद्धांतों को सर्वधित या पुनर्वितरित करने के तरीके खोजने में अक्षम है। नतीजन क्या निकलता है इसका, निम्न जातियों, महिलाओं, आदिवासी तथा परंपरागत रूप से समाज से अन्य वंचित तबकों को क्या होता है, जो संपन्न समूह होता है उनसे भागीदारी करने का मौका नहीं मिल पाता यहाँ पर। तो हमने देखा कि जो सिद्धांत थे, बहुलवादी सिद्धांत थे, उसको हमने जान लिया। थोड़ी आवाज़ में परेशानी हो रही है क्योंकि मुझे नज़ला हो रहा है, नाक बंद है बिल्कुल मेरी। तो अगला जो हम देखते हैं, थोड़ी ख़राबी हो रही है वैसे मेरी आवाज़ में। अगला क्या है, भागीदारी। लोकतंत्र में भागीदारी देखते हैं हम, पार्टिसिपेशन जिसको बोलेंगे। ये क्या है, व्यापक सिद्धांत है लोकतंत्र के अंदर। रूसो व जे.एस. मिल के लेखों में पाया जाता है। रूसो जो है समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि समाज का जो निर्माण हुआ है या फिर जो राज्य का निर्माण हुआ है सहभागिता से हुआ है। समाज के अंदर सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है हमने करा, उससे क्या हुआ, जो निर्माण हुआ है समाज का इस तरह से हुआ है। तो भागीदारी सब लोगों की इसमें कहीं ना कहीं पर हुई है। रूसो का सिद्धांत राजनीतिक निर्णयों के प्रयत्न भागीदारी की, नागरिक की भागीदारी पर बल देता है। जो नागरिक हैं उनकी भागीदारी पर बल देता है इनका। भागीदारी सिद्धांत इस आधारभूत मान्यता पर अवलंबित है कि नागरिक के बीच संबंध परस्पर निर्भरता का संबंध है। इस प्रकार की कि प्रत्येक व्यक्ति सर्वसत्ता के रूप में सामूहिक रूप से देखे जाने वाले दूसरे व्यक्ति के समान रूप से निर्भर है। कि व्यक्ति जो है एक दूसरे से निर्भर की सर्व कर रहे हैं भागीदारी अपनी समाज के अंदर। हर इंसान की जो भागीदारी समाज के अंदर है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि हम जो पारस्परिक निर्भरता है कि भागीदारी आपकी भी मेरी भी है। इसमें भागीदारी सिर्फ निर्णय में मतलब फैसला लेने में नहीं, बल्कि निजी हित की रक्षा करने अच्छी सरकार करने व अच्छी सरकार सुनिश्चित करने के साधन के रूप में भी महत्वपूर्ण है। भागीदारी कितनी ज़रूरी है कि हम अपना फ़ायदा भी उठा सकें। तो जो दूसरा हम देखते हैं वो क्या है, जो सरकार है उसको चुन पाए सही से। मिल क्या कहते हैं इसमें, जेएस मिल क्या कहते हैं इस बारे में, भागीदारी को जनमत जनतंत्र में शिक्षाप्रद प्रकारों से मुक्त या फिर युक्त माना जाता है। इन्होंने माना है कि जो भागीदारी है जनतंत्र मतलब लोकतंत्र में क्या है, शिक्षाप्रद कार्यों में जुड़ी हुई है। ये लोकप्रिय लोकतांत्रिक सरकार ही मिल का आदर्शिक या फिर हम देखते हैं आदर्श शासन है, जिसमें भागीदारी संस्थाएं सक्रिय नागरिकता व एक जन उत्साही स्वरूप को उत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि जो समाज में भागीदारी है वो उत्साहित करती है किसको, स्वरूप का फैसला लेने में सरकार का। ये वही कार्य प्रणाली है जिसकी सहायता से व्यक्ति से जनहित का ध्यान रखने तथा अपने निजी स्वार्थ से हटकर जन कल्याण के विचार द्वारा नियंत्रण निर्णय को लेने के लिए कार्य को जो संपन्न कराया जाता है। जो मतलब हमारा स्वार्थ है उससे हटकर हम बात करते हैं बहुलवाद के लोग में भागीदारी के जरिए से हम, कि जहाँ पर हम देखते हैं भागीदारी इसलिए कर रहे हैं जो जन कल्याण का कार्य हो, सबका हो, मेरा फ़ायदा सबका फ़ायदा हो राज्य के अंदर। इस प्रकार भागीदारी सिद्धांत के अनुसार लोकतांत्रिक संस्थाएं, खासकर स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं, राजनीतिक क्षमता की पाठशाला होती हैं। यहीं से शुरुआत होती है, हम ये देखते हैं। यह निर्विवादित है कि आधुनिक विशाल राज्यों के युग में पूर्णतः सहभागिता लोकतंत्र अस्पष्ट है कि हम देख नहीं पाते कि भागीदारी किस तरह से। इसके बावजूद समकालीन विद्वान जैसे कि कैरोल पेटमैन व बेंजामिन बार्बर ने भागीदारी सिद्धांत को क्या कहा है, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दिया कि लोकतंत्र में भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें भागीदारी लोकतंत्र के समर्थकों ने आधुनिक विशालकाय लोकतंत्र में भागीदारी की अनेक युक्तियों का संकेत दिया है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। अभी हम आगे देखेंगे इस चीज़ को। इसके स्वरूप देखे हैं मैंने, किसमें पढ़ा है, ओपी काबा की बुक है, वहाँ पर से ये इन्होंने लिया है, हमारी बुक वालों ने भी, मैंने वहीं से निकाल के बनाया है इस चीज़ को। हम इसको देखते हैं आगे।
इसमें बताया गया है कुछ हिस्से इन्होंने कि कैसे हम देखते हैं कि भागीदारी हमारी हो सकती है राज्य के अंदर। तो पहला तो ये है कि हम पहल करते हैं किसी चीज़ के लिए, हम पहल करें जिसमें नागरिक एक याचिका पर निर्दिष्ट संख्याओं में हस्ताक्षर एकत्रित करते हैं, जिसके बाद इससे लोकप्रिय वोट के लिए विधायिका के समक्ष रखा जा सकता है। मतलब कोई सुझाव मैंने दिया, लोगों ने साइन कर दिया, मतलब लोगों ने दे डाली परमिशन कि हाँ हम भी समर्थन करते हैं इस चीज़ का, फिर जो विधायिका है वो इस पर कार्य करेगी। अगला जो है वो क्या है, याद दिलाना, इसको क्या है, रिकॉल करना, मतलब बताना, जता देना, जिसमें निर्वाचित अधिकारियों को अपने कार्य समाप्ति से पहले मतदाताओं की एक निर्दिष्ट संख्या की मांग पर पद छोड़ना पड़ता है। मतलब आपने क्या कहा, रिकॉल कर दिया, बर्खास्त कर देना बोल सकते हैं इसको। अब व्यक्ति है जो सही से कार्य नहीं कर रहा, जैसे कि हमने देखा था रेफरेंडम के अंदर होता है, जनमत संग्रह के बाद क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सही से काम नहीं कर रहा कोई, तो उसको हटा सकते हैं, वही चीज़ है ये बिल्कुल। जन सुनवाई, ये प्रक्रिया क्या है जिसमें लोक अधिकारी जनता के सदस्यों को विशेष मामलों पर अपनी टिप्पणी साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। कभी कभी यही टिप्पणियाँ लिखित में भी आमंत्रित की जाती है, जैसे कि हम लेटर्स भेज डालते हैं। मतलब जैसे हमारे देखते हैं कुछ टाइम पहले पोर्टल बनाया था गवर्नमेंट ने, कि जहाँ पर आप जो मोदी जी हैं उनको भेज सकते हैं अपनी सुझाव, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको। तो वही चीज़ है कि आप जाके खुद ही बोल सकते हैं, जैसे कि प्रोग्राम होते थे कुछ टाइम पहले, दिल्ली गवर्नमेंट करती थी कि सुनाई वाला सिस्टम था, कि मतलब बुलाओ लोगों को, सुनो क्या समस्या है उनकी। ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने भी करा था, और वेबसाइट भी है उनकी बाकायदा, कि आप लिखित में भेज सकते हैं सुझाव को अपने। सलाहकार परिषद का निर्माण करना इसमें क्या है, ये एक विभाग के काम के विशेष पहलू पर सलाह देने की सरकार द्वारा स्थापित विशिष्ट नागरिकों का एक निकाय है। इसमें क्या है कि सलाहकार परिषद है जो सरकार को सलाह देती है कि आपको इस तरह से कार्य करना चाहिए, और ये आम नागरिक ही इसमें शामिल होते हैं। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल दिया है हमारा, इंग्लैंड में क्या है गठित, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा परिषद और केंद्रीय आवास सलाहकार समिति। अगला क्या है, जनमत संग्रह करवाना। ये सब हम देखते हैं प्रक्रियाएं हैं भागीदारी की तरह से लोकतंत्र के अंदर। इसमें क्या है, जनमत संग्रह मतलब जानते हैं वोटिंग करना ये चीज़ के ऊपर, विरोध करना कि सरकार ने कभी कोई सही से काम नहीं करा तो उसके लिए आप उसको अस्वीकार कर सकते हैं, हल्ला कर सकते हैं, हड़ताल करना, जलसा करना, जुलूस लगाना, बैनर, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। सभी ने अवज्ञा करना, इसमें मतलब सरकार ने जो कहा उसकी बात को जानबूझ के ना मानना। कानूनों का क्या करना, कानूनी या गिरफ्तारी देना, जैसे कि हम बताते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल इसके होते हैं। और जो खासकर देखते हैं कि जो हिंसा तक पहुंच जाता है वो होता है बमबारी, हत्या, दंगे फसाद जो होने जाते हैं राज्य के अंदर, वो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ये चार्ट बताया गया है इसी के रूप में। तो जैसे कि बताया गया है कि भागीदारी का सिस्टम क्या बताया गया है, पहले परंपरागत रूप है और आज के टाइम में हम देखते हैं गैर परंपरागत रूप देखते हैं, दो इसके हैं। परंपरागत में क्या था, जो नागरिक करते हैं भागीदारी खुद, सरकार या जनप्रतिनिधियों के संपर्क, टेलीफोन से करना, साक्षात्कार, इंटरव्यू लेना, संपादन के माध्यम से, पत्र भेजना, हस्ताक्षर अभियान, मतलब सरकार से अपनी बात को मनवाना, या फिर सरकार कर रही है उसके कार्य में भागीदारी करना। फिर क्या आता है, सामूहिक गतिविधियाँ, जो हमारे फ़ायदे के ग्रुप होते हैं, स्वार्थात्मक ग्रुप जो होते हैं उनकी भागीदारी हम देखते हैं। इसमें क्या है, राजनीतिक प्रचार करना, जो पद हैं उसके चुनाव लड़ना, उपक्रम का उत्साह करना, प्रत्याह्वान करना, मतलब कि सरकार जो है क्या करती है, चुनाव करवाती है, सुनवाई करवाती है, या फिर जो परिषद होती हैं वो करवाती है। आखिर में क्या होता है, परीक्षित, मतलब निकल के आता है इसके बारे में। और जो गैर परंपरागत है आज के टाइम में, वो क्या है, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, जो नागरिक क्या करते हैं आज के टाइम में, कैसे कि मतलब प्रदर्शन करना, जलसे निकाल जुलूस करना, नुक्कड़ नाटक वगैरह करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और फिर क्या है, सविनय अवज्ञा होती है, फिर राजनीतिक हिंसा हो जाती है। जो अगला कॉन्सेप्ट है जो विचार दिया गया है वो है विचारशीलता का, मतलब लोकतंत्र के अंदर विचारशीलता कैसे शामिल हो जाती है। इसका एक चार्ट दिया गया है, ये बताया गया है इसके अंदर। तो पहले हम देखते हैं लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है। लोकप्रिय संप्रभुता और उदार लोकतंत्र जुड़ी विचारों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। जो विचारशीलता है वो कहता है कि जो संप्रभुता है, लोकप्रिय संप्रभुता, मतलब इसको हम कहते हैं कि खुली आज़ादी मिलनी चाहिए पार्टिसिपेशन में। जैसे कि इसका हमने उदाहरण पढ़ा था पहले, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जो उदार लोकतंत्र है इनके बीच समन्वय स्थापित करना, क्योंकि उदार लोकतंत्र में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन हम देखते हैं कि प्रतिबंध लोगों के ऊपर लगे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अधिकार जो होते हैं कुछ रोक होती है उनके ऊपर। मगर जो लोकप्रिय संप्रभुता होती कहती खुली आज़ादी, जो चाहो कर लो। लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक लोकप्रिय शासक का मांग करते हैं, जो उसको समर्थन कर रहे हों, बल्कि क्या है,
जो उदारवादी लोकतंत्र हैं वो कहते हैं कि नागरिक स्वतंत्रताओं का समर्थन करते हैं वो, कि पहले स्वतंत्रता मिल जाए, बाकी चीज़ें बाद में मिल जाएंगी। दूसरी ओर जो विचारशील लोकतंत्र है का सिद्धांत इन दोनों तत्वों से मिलकर राजनीतिक विचार विमर्श या विचारशीलता को समृद्ध करने का चाहता है। ये चाहता है कि भाई समर्थन जो मिले, सब कुछ चेंजेस आने चाहिए समाज के अंदर। विचारशील लोकतंत्र की दृष्टि में नागरिक स्वतंत्र और राजनीतिक समानता वहाँ तक महत्वपूर्ण है जहाँ तक ये विभिन्न व्यक्तियों को तर्कसंगत विचारशीलता के माध्यम से अपने जीवन को मनचाहा रूप देने में सहायता करे। मतलब एक लिमिट के साथ होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। ये लोकप्रिय शासन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को सार्वजनिक विचारशीलता को बढ़ावा देता है। इसके हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि बताया गया पाई चार्ट है इसका। लोकप्रिय शब्द हम देखते हैं कि लोकप्रिय संप्रभुता होती है, मतलब दोनों चीज़ें शामिल होना ज़रूरी है इसके अंदर। इससे क्या होता है कि लोकप्रिय शासन चुन सकते हैं हम बाद में। जो सार्वजनिक मुद्दे होते हैं हमारे, उसको उठाते हैं और इस तरह से निर्माण होता है विचारशील लोकतंत्र का। फिर जो हम देखते हैं उदारवादी लोकतंत्र जो होता है, इसमें क्या है, हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, नागरिक की, समानता की, जो अधिकार है उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। अपने जीवन को मनचाहे रूप से लेने के लिए नागरिक के बीच संपर्क या विचारशीलता होना, इससे भी निर्माण होता है विचारशील लोकतंत्र का। ये बुक में दिया गया है ओपी गाबा की। अब हम देखते हैं धर्म का कट्टरपंथ, मतलब धार्मिक व्यवस्था, या फिर हम देख सकते हैं इसका अनुसार हम मान सकते हैं इसका उदाहरण कि जैसे कि किसी विचारधारा के आधार पर, मतलब लोकतंत्र के अंदर कट्टरपंथ। सीधा साफ इसका एग्जाम्पल आज के टाइम में अगर ले लोगे तो अफगानिस्तान है। कहीं मुश्किल नहीं समझना। अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था का इस्तेमाल मतलब वहाँ पर था, और वो लोकतांत्रिक देश है आज के टाइम में भी, दुनिया यही मान रही है। मगर क्या है कि कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया, उनका मानना इस तरह से देख सकते हैं हम लोकतंत्र का। मतलब क्या है कि कहीं पर क्या होता है, समय समय पर लोकतंत्र पर कट्टरपंथ का प्रतिरूप भी देखने को मिल जाता है हमें यहाँ पर। मतलब लोकतंत्र में क्या है, कट्टरपंथ आ जाता है। इसके 3 उदाहरण बताए गए हैं। पहला हम देखते हैं पुराने ज़माने के अंदर, जो हम कुछ टाइम पहले देखते हैं क्या हुआ था, सर्व अधिकारवाद, यहाँ पर इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर, और दूसरा हम देखते हैं रूस के अंदर, सोवियत संघ के अंदर। फिर दूसरा जो टाइप में बताया गया है इसके अंदर जो उदाहरण है वो है इटली के अंदर मोसोलिनी। तो इसमें क्या होता है, कट्टरपंथ शब्द में क्या देखते हैं कि धार्मिक और जो गैर धार्मिक होते हैं विचार, कट्टरपंथ कब्जा करता है देश की व्यवस्था के ऊपर यहाँ पर। चाहे वो दो दस्ती हुआ हो, हथियार के इस्तेमाल से हुआ हो, या फिर आपने लोगों का राजनीतिकरण करा हो, इसके लिए लोगों को बहकाया हो, जैसे कि हिटलर ने, मुसोलिनी ने करा था वहाँ पर अपने जर्मनी में और इटली के अंदर। लोगों का बताया कि हमें देश के नहीं फ़ायदे की चीज़ कर रहे हैं हम, तो वो हम देखते हैं राजनीतिकरण हो जाता है लोगों का इस तरह से। हैवुड के अनुसार कट्टरपंथ अमूर्ततः किसी मत के मौलिक सिद्धांतों में विश्वास करता है जो प्रबल प्रतिबद्धता से जुड़ा होता तथा जिसका प्रतिबिंब उनके दुराग्रही उत्साह में दिखाई पड़ता है। कि जब बात करते हैं कट्टरपंथ में समर्थन करते हैं, ये इस परिभाषा में कट्टरपंथ के अग्रहित निहितार्थ निकाल सकते हैं हम कि इसका मतलब क्या हो सकते हैं। अमूल मत अथवा उसके मौलिक नियमों में विश्वास, किसी चीज़ को आप मान रहे हैं, उसी चीज़ के आधार पर आपको निर्माण करना है पूरे देश का, पूरी व्यवस्था का। ये विश्वास प्रतिबद्धता का रूप धारण कर लेता है, प्रतिबद्धता दुराग्रह का रूप धारण कर लेती है और देश पे कट्टरपंथ स्थापित हो जाता है इस तरह से। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल हम इसको भी ले सकते हैं। आज के टाइम में क्या कहते हैं, ईरान जो है कट्टरपंथ में नहीं आता, वो थियोक्रेसी के अंदर आता है फिर भी वो, मगर धार्मिक रूल है वहाँ पर भी कट्टरपंथ वहाँ पर। इस प्रकार किसी धर्म या विचारधारा को जन्म को अपना लेना या उस पर श्रद्धा रखना कट्टरपंथ नहीं माना जा सकता, किंतु जब वह धर्म या विचारधारा शासन व्यवस्था के अंदर एक भूत की तरह इस प्रकार लिपट जाए कि वह अन्य के प्रति दुराग्रह का रूप धारण कर ले, ये कट्टरपंथ लोकतंत्र का स्वतंत्र बन जाता है। यहाँ पर मतलब धर्म नहीं है बुरा, न विचारधारा बुरा है, मगर वो जब धर्म के या फिर जो व्यवस्था है हमारी उसमें घुस जाती है पूरी तरह से और वो उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं, फिर तो वो धार्मिक कट्टरपंथ या फिर लोकतंत्र में कट्टरपंथ हम देख पाते हैं इस चीज़ के अंदर। और धार्मिक खासकर होता है, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है उसका हिसाब लगा सकते हैं आप। तो इसमें क्या है, कट्टरपंथ को आप इस उदाहरण मात्र से भली प्रकार समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी सदैव धर्मपरायण राजनीति की बात करते थे तथा अक्सर कहते थे कि धर्म उनकी आत्मा में समाया हुआ है। मतलब धर्म से हटकर राजनीति होनी चाहिए और धर्म अपनी जगह है। मतलब जो व्यवस्था है, कानून है, सरकार चलानी बात अलग है, आपको धर्म का इस्तेमाल नहीं करना उसके अंदर, धर्मनिरपेक्ष नहीं है आप।
वही बात है कि भाई धर्म जो है मानते थे वो उस चीज़ को। हम देखते हैं बहुत सारे स्थितियों के अंदर आज के टाइम में, हम देश के अंदर दुनिया के अंदर इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये चार्ट है, समझ सकते हैं इस जरिए से हम। विचारधारा के आधार पे है, धर्म के आधार पर है। विचारधारा क्या है? दक्षिण प्रति। पहला क्या है इसमें? पूर्व सत्तावाद, जैसे हिटलर का हम देखते हैं जर्मनी, मोसोलिनी का इटली है, ईदी अमीन का युगांडा है। तो कट्टरपंथ का इस्तेमाल करा उन्होंने शासन करने के लिए। और साम्यवाद क्या है यहाँ पर? सर्व अधिकारवाद, स्टालिन का सोवियत संघ, पोल पॉट का कंबोडिया। और धार्मिक कट्टरवाद जो हम देखते हैं, मतलब लोकतंत्र के अंदर तालिबान अफ़गानिस्तान का, अलकायदा तथा अन्य आतंकवादी संगठन, जैसे बहुत सारे हम देखते हैं अफ्रीका के अंदर ये सिस्टम देखने को मिल जाएगा, हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के अंदर ये बहुत ज़्यादा है, एशिया में भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हमने पूरी इकाई कंप्लीट कर ली है यहाँ पर। और ये यूनिट नंबर 17 था लोकतंत्र का, जब ये मिल रहा है बी ए सेकेंड फर्स्ट ईयर का, डिस्टेंस मोड से जो होता है अर्जुन सिंह सेंटर से। तो ये उसका हमने 17 नंबर यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और दूसरी वीडियो को इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा, आप देख सकते हैं वहाँ से भी। और जो प्लेलिस्ट है मैंने बना रखी है, वहाँ जाकर ज़रूर चेक करें उसको। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।